ने उन्होंने भी इस गल की टेंशन है, लगातार वो चैकिंग ते इस किस्म दी गल्लां दे उत्ते लगे हुए हैं कि भी इस तरह लोकां नूं उन्हां दी जिहड़ी साइकी नूं प्रभावित करन वास्ते जिहड़े अनफेयर मीनस ने वो ना वरते कोई, पर फिर भी ये सारा कुछ चल रहा है। दिलजीत, वैसे तुहानूं नहीं लगता कि जिहड़ा बेअंत सिंह परिवार है उन्हां दा इन्फ्लुएंस काफी इन्हां चोणां दे विच घट गया? गुरकमल नूं टिकट नहीं मिली जलंधर दे विच, और इत्थे भी हल्का जिहड़ा वा इह रिजर्व हो गया हुण, तो उन्होंने दूजे पासे कोटली जाना पिया, कोटली नूं जाना पिया दूजे पासे। खन्ने दरअसल मैनूं ऐ लगदा कि भी जिहड़ा सियासी घराणे ने उन्हां दे जिउं-जिउं जवाक वधी जांदे ने, जिउं-जिउं उन्हां दी गिणती वधी जांदी है, त्यों-त्यों लगदा कि भी कोटली नूं टिकट देण तो बाद तेज प्रकाश नूं छड्डता ते सानूं नज़रअंदाज कीता गया। हुण एक बेअंत सिंह दा पोता ऑलरेडी एमपी है, दूजा इस बार वो विधायक लई चोण लड़ रहा। मैनूं लगदा कि भी एक घराणे लई ही जे सीटां रखणीਆਂ करनीਆਂ ते नज़रअंदाज ते नहीं कीता जा रहा। जवाकां नूं ब्लेम ना करो, आप पिछली सीट जिहड़ी आपां गल कर रहे सी उस ते बुजुर्ग वापस आ गए ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। और हुण नज़र मारदे हल्का रायकोट उत्ते लोक सभा हल्का फतेहगढ़ साहब अधीन आउंदे राखवें विधान सभा हल्के रायकोट तो कांग्रेस पार्टी ने लीड हासिल करदियां अकाली भाजपा गठजोड़ नूं मात दित्ती सी। कांग्रेस नूं इत्थों 48.09% वोटां पईआं सन, जबकि अकाली भाजपा गठजोड़ दे हिस्से 46.40% वोटां आईआं सन। होर सियासी पार्टियां करीब 6% वोटां ही लिजा सकियां सन। ताज़ा आंकड़े मुताबक इस हल्के दे वोटरां दी गिनती 1,37,398 है, जिस विच 73,041 मर्द अते 64,357 औरतां शामिल ने। इस हल्के तो अकाली भाजपा गठजोड़ वालों बिक्रमजीत सिंह खालसा नूं चोण मैदान विच उतारिया गया, जबकि कांग्रेस वालों गुरचरण सिंह बोपा राय अते सांझे मोर्चे वालों हाकम सिंह चोण मैदान विच ने। मैं कि हुण सीट जिहड़ी है रिजर्व करती गई है, सो किस तरह का मुकाबला हो रहा उत्थे? बिक्रमजीत सिंह खालसा जो खन्ने दे MLA सीगे जी, ये लड़ रहे हैं रायकोट जाके। रायकोट तो तलवंडी साहब एक्टिव सी, वो खन्ने आके लड़ रहे हैं। पर बिक्रमजीत नूं एक आउटसाइडर दा टैग लगा वा भी बाहरों आके इत्थे इस इलाके च आया, सो लोकल सपोर्ट शायद नहीं मिल रही उन्होंने। हाँ जी, हाँ जी, थोड़ी प्रॉब्लम हैगी। ये एक दूजे दी हमायत नाल ही काफी मायने रखेगी। मैं थोड़ा जिहा इंटरप्ट करना चाहूंगा इस गल च भी ये खन्ने वाले भी इदां ही महसूस करदे सी कि बाहरों आके वो ना इलैक्शन लड़ी पिछले समय च, ते ਅਸੀਂ सोचते सी कि भी वो रायकोट तो बेसिकली हैगे ने ते हुण अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी विच चले गए। मैं मेरे वास्ते नवीं गल जिहड़ी तुसीं कह रहे हो जी। गुरचरण सिंह बोपरा है ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਾਫੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਕੰਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਚੋਣ ਤੇ, ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਫਸਮਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਤੇ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਇਸ ਇੱਥੇ ਐਡ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਨਿਊ ਲੁੱਕ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਦੂਜਾ ਬਾਹਰਲੇ ਕੁਝ ਏਰੀਆਜ਼ ਆ ਕੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਨਿਊ ਲੁੱਕ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਅ ਕੰਟਰੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਵੱਧ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਨੂੰ ਨਰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸਾਰਾ। ਜੱਸੀ ਘਮੂੜਾ ਉਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਦਾਖਾ ਜਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਜੱਸੀ ਘਮੂੜਾ ਨੇ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਉਧਰ। ਹਾਂ, ਇਹ ਲਗਭਗ 20-25 ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਖਰੀ 9ਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦੀ। ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 48.78% ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ 40.77% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕਰੀਬ 11% ਵੋਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2012 ਦੇ ਆંકੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,37,033 ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 73,154 ਮਰਦ ਅਤੇ 63,879 ਔਰਤ ਵੋਟਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਹੈ ਇਹ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਲਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੁੰਡਾ ਨੇ ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੜਵੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ, ਹਾਂਜੀ ਧੀਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ SGPC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਸਟਰੋਂਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ? ਇਸ ਤੇ ਕੋਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਰਜਨੀਸ਼ ਗੁੱਡੂ ਨੇ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੁਲਵਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਾਗੀ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਿਕੋਣਾ मुकाबला होगा। हाँ जी, साढ़े नाल जुड़े ने पंजाब यूनिवर्सिटी तो आशुतोष। हम यहाँ बात करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आशुतोष कुमार के साथ। आशुतोष, कैसा रहा चुनाव प्रचार? आपने स्टडी किया है?
मुझे तो ये चीज लगती है कि देखो पंजाब जो है इस बार मतलब बाकी देशों से पंजाब अलग ही, बाकी राज्यों से पंजाब अलग ही चलता है ना। अब जैसे अभी यूपी में इलेक्शन हो रहा है तो यूपी में आप देख रहे हो सलमान रुश्दी की बात हो रही है, तो ये पर्सनल लॉ की, मुस्लिम पर्सनल लॉ की, रिजर्वेशन की बात हो रही है। और पंजाब की कैंपेनिंग जो हुई उसमें कहीं धर्म का जिक्र भी नहीं आया, ना ऑपरेशन ब्लू स्टार का जिक्र आया, न कि कोई और वैसे जो मंथली इश्यूज उठाए गए, है ना। तो ये इस मामलों में तो यहाँ की कैंपेनिंग जो है बड़ी साफ सुथरी हुई है। जो पिछली जो इलेक्शन कैंपेन्स थी आपने उनको भी स्टडी किया था, उनसे किस हिसाब से ये डिफरेंट रही? ये फर्क है कि देखो 97 के बाद से तो अब पीस एजेंडा, 97 में तो जो मैंने स्टडी करी 2002 में, 2002 से मैंने स्टडी शुरू करी है, ठीक है। तो 2002 में एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि भाई हिंदू सिख यूनिटी, ये हमने सर्वे में भी क्वेश्चन डाला था। तो लोगों ने सोचा शायद कि अकाली जो है वो ज्यादा अच्छी तरह से हिंदू सिख यूनिटी को बनाते रख पाएंगी। तो पीस एजेंडा, हिंदू सिख यूनिटी, अकालियों के साथ ये भी सोचा गया कि शायद पीस बनाए रखने में, माहौल ठीक रखने में वो सहायक होंगे। उसके बाद आप अगर 2007 में देखो तो डेवलपमेंट का मुद्दा उभर के सामने आता है, डेवलपमेंट, गवर्नेंस एंड ऑल। डेवलपमेंट का मुद्दा, गवर्नेंस उस समय उतना ज्यादा फैशन नहीं था, गुड गवर्नेंस एंड ऑल। इस बार क्या, लेकिन उसके साथ ही 2002 में या 2007 में पंथिक इश्यूज आते रहे। अगर आप मैनिफेस्टो पढ़ते अकाली दल का तो उसके दो पार्ट थे। एक पार्ट में तो वो गवर्नेंस की और डेवलपमेंट की और रोड्स की और बिजली, सड़क, पानी, ये सब की बात कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ उसी मैनिफेस्टो में पंथिक इशू, जो पुरानी चीजें थी, वो भी उभरकर सामने आ रही थी। आशुतोष, जो अनंतपुर साहब का मता था उसमें बहुत सारे मुद्दे ऐसे थे जो चाहे 45 मुद्दों में कुछ मुद्दे अभी भी उठाए जाए। जैसे इस बार भी मैनिफेस्टो मैं पढ़ रहा हूं तो उसमें रिवर वाटर का इशू उठाया जाए, पर वो तो सेक्युलर इशू है, बिल्कुल, है ना। हाँ जी, मैं वही आपको पूछने वाला था कि जो पंथक मुद्दे थे या जो इंटरस्टेट इश्यूज थे वो इस चुनाव में कुछ न हद तक इलेक्शन जो उन्होंने चोन मनोरथ पत्र जारी किए हैं उसमें तो हैं, लेकिन चुनाव प्रचार का हिस्सा नहीं रहे। और नहीं, उसमें भी चुनाव जो मैनिफेस्टो भी है उसमें भी वो बहुत मतलब उस तरह से जो तलखी वाली चीज थी वो मतलब उस पर ज्यादा स्ट्रेस नहीं दिया गया। तो यहाँ क्या हो रहा है ना, देखो आप यूपी में, जैसे मैं यूपी और पंजाब की कंपैरिजन करता हूँ, सबकी नजर आजकल यूपी पे है, यूपी छाया हुआ है। तो आप यूपी में देखो तो मैनिफेस्टो, वहां भी अगर आप स्टडी करो तो वहां भी ये जो आइडेंटिटी इशू है वो उतना ज्यादा नहीं होंगे मैनिफेस्टो में। लेकिन जब कंपेनिंग हो रही है तो सारा केवल आइडेंटिटी पे बल दिया जा रहा है ना। हिंदू मुस्लिम डिवाइड और ओबीसी और महापिछड़ा, अति पिछड़ा और अति शूद्र, ये सब चल रहा है। पंजाब में कंपेनिंग में तो बिल्कुल ही ऐसी कोशिश नहीं हो रही है। आप इस बार देख लो, अकालियों ने करीब 11 या 12 हिंदुओं को वोट दिया, पर ये कोई भी मुद्दा नहीं है, कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा। अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाओ तो कोई भी ये नहीं कहेगा कि हाँ जी अकालियों ने हिंदुओं को वोट दिया, अकाली पार्टी ने हिंदुओं को तो इसका मतलब आशुतोष ये हुआ कि अब जो सोशल साइंटिस्ट हैं, आप जैसे जो लगातार चुनाव को स्टडी करते हैं, आपके लिए कुछ मुश्किलें बढ़ गई हैं इसके बाद? नहीं, मुझे तो अच्छा लग रहा है कि ऐसा चुनाव तो होना चाहिए, दैट स्ट्रेंथन द डेमोक्रेसी। वाकई अगर देखो, ऐसा नहीं मैं कहता कि धर्म बिल्कुल ही रोल प्ले करेगा या जाति तो बिल्कुल कर रही है। अब डेरा तो आप देख ही रहे हो, डेरा पॉलिटिक्स है क्या बेसिकली, इट्स एन अटेम्प्ट टू कैप्चर द ओबीसी और ये जो वाल्मीकि मजहबी सिखों को वोट कैप्चर करने की कोशिश हो रही है। आप देख ही रहे हो कांग्रेस जो है पूरे मतलब लगी हुई है कि किसी तरह से वो सच्चा सौदा का फरमान मिल जाए। उधर दिव्या ज्योति ने तो ऑलरेडी तय दिया। तो ये तो है ही कि आइडेंटिटी जो है, लेकिन आइडेंटिटी जो है अब वो हिंदू सिख डिवाइड के रूप में नहीं आ रही है ना। आप यहाँ अर्बन रूरल के डिवाइड के रूप में आएगी, या तो जो जातियां, जो कम्युनिटी दबी पड़ी थी, जैसे अब राय सिख है, राय सिख कम्युनिटी कह रही है ना भाई कि हमें कांग्रेस ने देखो जी टिकट दिया 4 लोगों को। आशुतोष, जैसे आप ये कह रहे हैं कि राय सिख कम्युनिटी कह रही है, राय सिख कम्युनिटी की जब वोट पड़ेगी तो ये स्टडी करने के लिए दिलचस्प इशू रहेगा कि किसी कम्युनिटी ने एज ए होल कंसोलिडेटेड वोट डाली या नहीं। लेकिन मैं आपसे जो पूछना चाहता हूं अभी वो ये है कि इस बार जो पीपीपी के साथ जुड़ के साझा मोर्चा बना है, ये इंटरेस्टिंग एक इक्वेशन बनती है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखो, इसमें एक बात मैं कहना चाहूंगा। आम राय ये बन रही है कि देखो जी पीपीपी जो $1 मिलियन क्वेश्चन था ना, पजल था, मनप्रीत जी किसको नुकसान ज्यादा पहुंचाएंगे, है ना। तो ये साफ लग रहा है कि मालवा में जो है मनप्रीत की जितनी गेन होगी वो अकालियों के कॉस्ट पे होगी। अगर 3-4% भी वोट ले गए
तो फिर ये तो अकालियों को भारी पड़ेगा, क्योंकि मालवा की लड़ाई जो है पानीपत की लड़ाई है, मैं तो यही कहूंगा। दूसरी बात, लेकिन दोआबा रीजन में जो वोट, क्योंकि दोआबा में कम्युनिस्ट वोट भी थे, अगर आप देखो तो पिछले जो असेंबली इलेक्शन था 2007 में, उसमें सीपीआई को 2.7 और सीपीआई को 1 पॉइंट कुछ मिला था, तो 3-4% इनके वोट बनते हैं कम्युनिस्टों के। तो कम्युनिस्ट वोट जो थे वो जनरली कांग्रेस को जाते थे या कम्युनिस्ट पार्टी को जाते थे। अब हो सकता है कि वो साझा मोर्चा बनने की बजाय के कारण वो पीपीपी को जाए, तो वहां पे दोआबा में कांग्रेस को लॉस होएगा। पर आशुतोष, जो कम्युनिस्ट पार्टीज हैं पंजाब में, वो तभी अपना आदमी विधायक बना सकी हैं जब उन्होंने कांग्रेस या अकाली दल के साथ किसी बड़ी पार्टी के साथ समझौता किया है। ये छोटी पार्टी के साथ समझौता करने के बाद क्या वो विधानसभा में अपनी हाजिरी लगवा पाएंगे? सीट की तो हाजिरी तो लगाने की सवाल ही नहीं है, हाजिरी कहां से लगेगी? हाजिरी तो पीपीपी की लग जाए, मनप्रीत साहब की लग जाए एक सीट मुझे लगता है कि जैसा मैं सुनने में आ रहा है कि फतेहगढ़ साहिब में भट्टी साहब जो कि छोड़कर आए अकाली दल को, मेरे ख्याल में ना, विशाल सिंह भट्टी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। उनके चांसेस मैंने सुना है कि अच्छे चल रहे हैं। अच्छा, ओवरऑल आपको क्या लग रहा है? ओवरऑल आपको कैसी जो रुझान कैसा लग रहा है? मतलब ये तो है, मैं तो शुरू से कह रहा हूं और अभी भी मैं उस बात पर कायम हूं, और इसके पीछे थोड़ा मतलब मेरा एम्पिरिकल भी है, इंफॉर्मेशन जो भी मिली है थोड़ी बहुत। तो मुझे लगता है कि अकाली इस बार गेन करेगी, लेकिन इधर मैं सोच रहा हूं, मुझे जैसा लग रहा है कि बीजेपी की परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहेगी। आप बीजेपी का ग्राफ ना ऊपर नीचे जाता रहता है। जैसे इस बार तो पिछले बार 19 सीटें ली थी, उससे पहले 8 सीटें ली थी, उससे पहले 18 ली थी, उससे पहले कम ली थी। आशुतोष, आप कह रहे हैं कि अकालीज गेन करेंगे और बीजेपी शायद थोड़ी पिछड़ेगी, लेकिन आपको नहीं लगता कि जो एंटी इनकम्बेंसी निकल के आ रहा है वो अकालीज के ऊपर ज्यादा भारी पड़ेगा? हाँ, तो अकाली तो मेन तो टक्कर की लड़ाई है, क्योंकि सुखबीर जी की जो दो चीजें मैं बोलना चाहूंगा। देखो, रिजल्ट के बारे में बात करना बेकार है, आप भी समझते हो, मैं भी समझता हूँ, है ना, लेकिन 2 चीजें मैं कहना चाहूंगा। एक तो सुखबीर ने ना बिल्कुल पार्टी का जो अकाली दल जो है, ये एक न्यू अकाली दल हो गया है, क्योंकि अकाली दल एक पंथित पार्टी जो रही थी, अब आज के नहीं, जब आप कहते हैं अकाली दल एक न्यू अकाली दल हो गया, एक अच्छी बात है या आप कह रहे हैं कि ये नुकसान होगा अकाली दल को इसका? अगर देखो, ये तो साफ लग रहा है कि ये चुनाव में हालांकि प्रकाश सिंह बादल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है भावी मुख्यमंत्री के तौर पर, लेकिन जहां तक अगर आप मैनिफेस्टो की बात देखो, अगर आप एजेंडा की बात देखो, अगर कैंपेनिंग देखो, तो सारा कुछ तो मतलब सुखबीर बादल छाए हुए हैं। तो जो नतीजे जो भी निकलेंगे उसका सुखबीर बादल के लीडरशिप पे, उनके पावर एंड इन्फ्लुएंस पर, उनके लीडरशिप स्टाइल पर सारी तवज्जो होगी। ये तो मानी हुई बात है। ये से तो सुखबीर बादल ना मतलब थैंक यू आशुतोष, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस सिंस वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। मैं ਜਾਂਦੇ मैं पूछना चाहूंगा कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਵਾ ਕਿੱਧਰ ਬਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਪੀਪੀਪੀ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਹੈ ਵਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਬਿਲकुल, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਾ? ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਤੇ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਫੈਕਟਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਕਰੂਗਾ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 6 ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਨਵਰੀ 30 ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਅਤੇ ਵੋਟ ਸਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।